हेलो एवरीवन, स्वागत है एग्जाम संधान में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर 1 को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ऐसे करते हुए हम सारे चैप्टर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर 1 को के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक मानी जाती है? ऑप्शंस हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, बी है सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए, सी है लोकतंत्र की आत्मा होती है, डी है तानाशाही को बढ़ावा देना। देखिए, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग। इसका मतलब है कि समाज में, देश में जितने भी वर्ग और समूह हैं, सबको सत्ता में भागीदार बनाना, सबको सत्ता में उनका स्थान देना। चूंकि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में ये मतलब ही है कि लोगों का तंत्र, यानी कि जब तक सभी वर्ग उस तंत्र में शामिल नहीं होंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो सत्ता की साझेदारी होती है उसको लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है कि लोकतंत्र तभी अच्छा माना जाएगा, मजबूत लोकतंत्र होगा जब सभी लोग सत्ता में भागीदार बनेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसे हमारे देश में क्या हुआ, आरक्षण लागू किया गया एससी, एसटी और ओबीसी को। बाद के वर्षों में देखेंगे, हाल के वर्षों में ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया गया है। बाद में फिर महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। तो ये क्या किया गया? इससे क्या किया गया कि इस देश में जो एससी वर्ग लोग हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, महिलाएं हैं, उनको विभिन्न संगठनों में, विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न नौकरियों में उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनकी संख्या वहां पर बढ़ सके, उनकी भागीदारी वहां पर हो सके। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी अपनाने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस हैं, आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है भाषाई संघर्ष का समाधान करना, ऑप्शन सी है सैन्य शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन डी है उपनिवेशवाद समाप्त करना। आइए पहले हम बेल्जियम की लोकेशन को देखते हैं, विश्व के मैप को, कि बेल्जियम कहाँ पर है। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड की राजनीतिक मानचित्र है। यहाँ से होते हुए ये पूरा इलाका यूरोप कहलाता है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर छोटा सा देखेंगे, यहाँ पर ये बेल्जियम है। इसको चलिए हम बड़े में देखते हैं, पूरे यूरोप महाद्वीप को हम बड़े में देखते हैं। ये रहा आपका यूरोप का मैप। यहाँ आप देखिए, ये रहा बेल्जियम देश, ठीक है। ये बेल्जियम है, यहाँ पर लग्जमबर्ग है, यहाँ नीदरलैंड, यहाँ है फ्रांस और यहाँ है जर्मनी। यानी कि बेल्जियम 4 देशों से उसकी सीमाएं टच होती हैं, फ्रांस से, यहाँ लग्जमबर्ग से, ये जर्मनी से और नीदरलैंड से। अब हम बेल्जियम को बड़े में देखते हैं कि ये जो बेल्जियम का स्ट्रक्चर है बड़े में कैसा है। ये रहा आपका बेल्जियम। बेल्जियम का जो ये उत्तरी इलाका है इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं फ्लैंडर्स, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में फ्लेमिश लिखा हुआ है तो हम फ्लेमिश ही बोलेंगे। और दूसरा है वैलोन क्षेत्र या वैलोनिया क्षेत्र। जो फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पर देश की कुल 59% आबादी रहती है, और जो वैलोनिया क्षेत्र है यहाँ पर देश की लगभग 40% आबादी रहती है। और ये जो 40% आबादी है वैलोनिया क्षेत्र की, यह फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी है। यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और ये जो 59% लोग हैं फ्लेमिश क्षेत्र के, ये डच भाषा बोलते हैं। और बचे 1% लोग, तो 1% लोग वहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। यानी कि पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग दूसरे स्थान पर हैं। अब देखिए समस्या क्या पैदा होती है कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो देश में मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। यानी कि शिक्षा ज़्यादा है उन लोगों में, वो ज़्यादा शिक्षित थे, साथ में रोजगार में उनकी भागीदारी ज़्यादा थी, साथ में जो पावर था उनके हाथों में ज़्यादा था। तो हुआ क्या कि डच भाषा जो लोग बोलने वाले लोग थे, चूँकि बहुसंख्यक थे, तो उनके मन में 1950 और 60 के दशक में क्या होता है, असंतोष पनपने लगता है। जब उनको ये आभास होने लगता है कि हमसे कम संख्या में जो भाषा लोग बोलते हैं उनकी स्थिति अच्छी है हमारे तुलना में, तो उनके मन में असंतोष पनपता है और इन दोनों लोगों के बीच में तनाव, टेंशन उत्पन्न हो जाता है। इसी तनाव को हल करने के लिए 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम देश में के संविधान में
बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं, और इस संशोधन के तहत ये निर्धारित होता है, कुछ मुख्य प्रावधान आपको बताऊं, मैं मुख्य प्रोविजंस बता दूं, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो केंद्र सरकार होगी, जो संघ सरकार होगी, और जो राज्य सरकार होगी, वहां पर क्या होगा कि जो कैबिनेट बनेगा, जो मंत्रालय बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा, उनमें बराबर की हिस्सेदारी दोनों भाषा को बोलने वाले लोगों की होगी। ठीक है। और एक तीसरी सरकार बनाई गई जिसे कहा गया सामुदायिक सरकार। और ये जो सामुदायिक सरकार थी वो डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग थी। अर्थात डच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक सामुदायिक सरकार, इसी प्रकार फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक सामुदायिक सरकार, इसी प्रकार जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक सामुदायिक सरकार का गठन हुआ। अब देखिए समस्या क्या था कि ये जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यहां पर जो 80% लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, और मात्र 20% जो लोग थे वो डच भाषा बोलने वाले लोग थे। अर्थात जो केंद्रीय स्थिति है, जो केंद्रीय राजधानी है, वहां पर फ्रेंच लोगों का कब्जा ज्यादा था। इन्हीं चीजों को देखते हुए संविधान में संशोधन करके इस तनाव को कम करने की कोशिश की गई, और कि दोनों जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, उनके मंत्रिमंडल में सभी लोगों का स्थान समान होगा। सामुदायिक सरकार के तहत डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग सामुदायिक सरकार बनाई गई, और यह कहा गया कि भाषा, संस्कृति से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे इनकी सहमति से ही बनेंगे, और जो कुछ विशेष कानून देश में बनेंगे जब तक दोनों भाषा बोलने वाले लोगों का बहुमत नहीं हो जाएगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। साथ में जो केंद्र सरकार से शक्तियों को लेकर राज्य सरकारों को दे दिया गया, अर्थात राज्य सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो गया केंद्र सरकार की तुलना में। इन सब प्रावधानों की वजह से बेल्जियम में शांति के पुनः बहाल हो गया और देश में सौहार्द पुनः कायम हो गया। आप इसका एक्सप्रेशन भी देख लीजिए कि क्यों। अच्छा, क्वेश्चन को पहले आप देखिए कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी अपनाने का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर था भाषाई संघर्ष का समाधान करना, यानी जो डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में किसी प्रकार का संघर्ष न हो, इसी के समाधान के लिए बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की गई। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम, सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज रूप किसके बीच होता है। देखिए सत्ता की साझेदारी के दो रूप हैं, एक है क्षैतिज रूप ऐसे, ठीक, और एक है ऊर्ध्वाधर रूप ऐसे, ठीक है ना। तो क्षैतिज रूप का मतलब क्या है कि मान लीजिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और पहले तो ऊर्ध्वाधर रूप समझिए आप। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, अर्थात सबसे बड़ा कोई सरकार होगा, उससे नीचे कोई सरकार होगा, उससे नीचे कोई सरकार होगा। इसका मतलब हमारे देश की अगर संरचना आप देखेंगे तो सबसे ऊपर संघ सरकार है जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है, उसके नीचे राज्य सरकारें हैं, और उसके नीचे पंचायत सरकारें हैं, चाहे ग्राम पंचायत ले लीजिए चाहे नगर पंचायत ले लीजिए। हमारे यहाँ पर 3 स्तर की सरकार, इसको बोलेंगे ये ऊर्ध्वाधर संरचना है। लेकिन आप अगर केंद्र सरकार को देखोगे तो केंद्र सरकार में भी 3 भाग हैं उसके। एक है विधायिका, विधायिका मतलब है संसद जिसको हमने चुना, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा का मतलब है कि जनता ने चुना, और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब है विधायिका से ही कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है, उनको कार्यपालिका कहा जाता है। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब हमारे केंद्र के स्तर पर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट है न्यायपालिका। यानी कि यहाँ पर 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये क्षैतिज वितरण हो गया। और ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब है संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन, इसका व्याख्या भी देख लीजिए, यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखता है। ठीक, आपका प्रश्न था ना कि सत्ता की साझेदारी क्षैतिज किसके बीच होता है, ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर रूप किससे संबंधित है। अभी मैंने डिस्कस किया
कि संघीय सरकार में क्या होता है, 3 स्तर की सरकार होती है। सबसे ऊपर है संघ ऑब्लिग केंद्र सरकार, दूसरा है राज्यों में राज्य सरकार, और तीसरा है पंचायत या सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो ये 3 स्तर की संरचना हो जाती है। ये इसी को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। क्यों? क्योंकि संघ थोड़ा बड़ा ये शक्तिशाली हो जाता है अधिकांश देशों में, राज्य उसके नीचे है, और पंचायत सबसे नीचे है। सबसे ज़्यादा शक्ति संघ के पास, उसके बाद राज्य के पास, उसके बाद पंचायत के पास। तो ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो ये ऊर्ध्वाधर रूप किससे संबंधित है? तो संघीय व्यवस्था से संबंधित है। आप इसका व्याख्या देख लीजिए। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस हैं संघीय व्यवस्था, बी है बहुसंख्यकवाद, सी है धर्मनिरपेक्षता, और डी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आप पहले श्रीलंका को वर्ल्ड के मैप पर, पुनः एशिया के मैप पर, और फिर हम श्रीलंका को देखेंगे। चलिए, वर्ल्ड के मैप पर श्रीलंका कहाँ पर है? ये देखिए, ये है श्रीलंका छोटा सा, और ये आपका दक्षिण एशिया कहा जाता है। ये आपका दक्षिण एशिया है। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल किए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर छोटा सा मालदीव भी है। ठीक, अब देखिए दक्षिण एशिया के ये देश हैं, मालदीव को लेते हुए। यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका का अगर हम, ये मैप है, इस मैप को देखिए ध्यान से, तो जो उत्तरी इलाका है, मुख्य रूप से उत्तरी इलाका, हालांकि ये पूरा रीजन ऐसे होते हुए यहाँ तक, ये आपका तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है। ये जो क्षेत्र है तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। और जो ये जो क्षेत्र है, ये सैफरन कलर में, केसरी कलर में, ये सिंगलीज भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। तो हम ये मान सकते हैं जो उत्तरी हिस्सा है लगभग, वो आपका तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। तो अब ये देखिए, अधिकांश क्षेत्रों में सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उससे कम क्षेत्रों में तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो क्या था मामला, 1948 में जब ये श्रीलंका स्वतंत्र होता है, तो इसने बहुत सारे संशोधन करके सिंगली भाषा और सिंगली जो समुदाय था उसको प्राथमिकता देना शुरू किया श्रीलंका में। 1956 में संविधान में ढेर सारे संशोधन कर दिया गया, और सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दिया जाने लगा नौकरियों में और विभिन्न संस्थाओं में। इससे क्या हुआ कि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके मन में असंतोष पनपने लगा। चूंकि जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे वो 74% थे, और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे 18% थे। तो इनके मन में असंतोष पनपने लगा, और इन्होंने स्वतंत्र सरकार की मांग करना शुरू कर दिया। स्वतंत्र सरकार की, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक स्वतंत्र सरकार का निर्माण किया जाए। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, इन दोनों भाषा समूह को बोलने वाले लोगों के बीच में, इनके बीच में हिंसा शुरू हो जाती है। और 2009 में जब इनके नेता थे, जब उनकी हत्या होती है, प्रभाकरन नाम था, तब जाके यह गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब प्रश्न पर वापस आइए, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी असफल होने का मुख्य कारण क्या था? बहुसंख्यकवाद की नीति। बहुसंख्यक मतलब होता है कि जो जनसंख्या में बहुत संख्या में है, उनके लिए नीतियां बनाई जाने लगे। चूंकि 74% सिंगली थे और सिंगलियों को प्राथमिकता दिया जाने लगा हर एक जगह पर, तो हम कहेंगे कि बहुसंख्यकवाद की नीति अपना ली गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सत्ता की साझेदारी का सामाजिक समूहों वाला रूप किससे संबंधित है? यानी कि सामाजिक समूहों को किस प्रकार हम सत्ता में साझेदार बनाएंगे? ऑप्शन है राजनीतिक दल, ऑप्शन बी है महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शामिल करके, ऑप्शन डी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, और ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। तो इसका आंसर क्या होगा? महिलाओं और अल्पसंख्यकों, अर्थात कि हम महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदार बनाएंगे, तो यह क्या कहलाएगा कि यह सामाजिक समूह वाला सत्ता का साझेदारी का रूप हो गया। इसका देखिए, इसमें समाज के कमजोर वर्गों को सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो क्या किया गया, महिलाओं को भी रिजर्वेशन का फायदा देने के लिए देखिए विभिन्न राज्य सरकारों ने नौकरियों में, साथ ही साथ पंचायतों में ऑलरेडी दिया जा चुका है
कि जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है और रोस्टर प्रणाली के तहत सीटें उनके लिए आरक्षित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का राजनीतिक दलों वाला रूप किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी है सैन्य शासन, ऑप्शन सी है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी है तानाशाही। इसका देखिए सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था से कैसे हम सत्ता की साझेदारी को रूप देंगे? तो क्या होता है कि लोगों को छूट दिया जाता है कि चाहे जितना भी आप दल बनाइए और दल बनाकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लीजिए और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर चुनाव जीतकर आप विधायिका में पहुंचिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। बहुदलीय व्यवस्था में सत्ता विभिन्न दलों के बीच बांटी जाती है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाती है? सत्ता को केंद्रीकृत करके, ऑप्शन बी है सभी समूहों को शामिल करके, ऑप्शन सी है संघर्ष बढ़ाकर, ऑप्शन डी है अधिकार सीमित करके। देखिए, सत्ता की साझेदारी यानी कि मान लीजिए ये यहाँ कोई सरकार है तो हम सत्ता की साझेदारी मतलब लोगों को बांटेंगे हम सत्ता को, इसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगर सभी लोगों से पावर को छीनकर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या कहोगे? सत्ता का केंद्रीकरण। तो सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा नुकसानदायक होता है, हमेशा ही यह एक तरीके से असंतोष को पनपाने वाला होता है। जितना ज़्यादा सत्ता विकेंद्रीकृत होगी उतना ही ज़्यादा लोग इसमें साझेदार बनेंगे सत्ता में। यानी कि सभी समूहों को शामिल करके लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाता है, सभी समूहों को लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता में भागीदार बनाया जाता है और लोकतंत्र उससे मजबूत बनता है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। सभी समूहों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उदाहरण क्या है? ऑप्शंस हैं, एक दलीय शासन, संघीय प्रणाली, सैन्य शासन, राजतंत्र। देखिए, भारत में न तो राजतंत्र है, न सैन्य शासन है, ना ही एक दलीय व्यवस्था है, बल्कि हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। हमारे यहाँ सैन्य शासन भी नहीं है। हमारे यहाँ जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है बहुदलीय प्रणाली के माध्यम से, वो है। यानी कि संघीय प्रणाली हमारे यहाँ है। संघीय प्रणाली का मतलब होता है जब एक ही क्षेत्र पर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें काम करती हैं, उसी को हम बोलते हैं कि उस क्षेत्र पर संघीय प्रणाली की सरकारें स्थापित हैं। संघीय प्रणाली में हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे स्थानीय सरकार जिसे हम कहते हैं पंचायत सरकार या सामुदायिक सरकार, या इसे बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? ऑप्शंस हैं, राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन बी है तानाशाही, ऑप्शन सी है राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन डी है निर्णय में देरी। देखिए, ऑप्शन ए है आपका राजनीतिक अस्थिरता। तो सत्ता की साझेदारी की वजह से क्या होता है, क्या अच्छा घटता है? क्या घटता है कि राजनीतिक स्थिरता वहां पर कायम रहती है। जब सभी लोग सत्ता में साझेदार होंगे तो किसी के मन में असंतोष नहीं रहेगा। जब असंतोष नहीं रहेगा तो किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, अव्यवस्था नहीं होगी, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जो सरकार चुनी जाएगी उसके प्रति लोगों का विश्वास कायम रहेगा उसमें। आप इसका व्याख्या देख लीजिए। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समूह संतुष्ट रहते हैं, देश में स्थिरता बनी रहती है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।